इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बात की थी ट्रेडमार्क्स के कैरेक्टरिस्टिक्स की। अब बात करते हैं इसके फॉर्म्स ऑफ ट्रेडमार्क। हमने मेन ऑब्जेक्टिव्स भी पढ़े थे। ट्रेडमार्क को प्रदर्शित करने में अनेक साधन तथा रूप है, जैसे कि 2D है, 3D है, संकेत है, शब्द, अंक है, नाम, आकृति, रंग, सुनाई देने वाली जो ऑडिबल साउंड्स हैं, वोकल है या फिर इंस्ट्रूमेंटल या स्लोगन हो, ये इन सब का जो कॉम्बिनेशन है वो ट्रेडमार्क के रूप में यूज किया जाता है। इन चिन्ह के द्वारा किसी विशेष व्यक्ति द्वारा निर्मित या उत्पन्न वस्तुओं और सेवाओं की अन्य व्यक्तियों द्वारा निर्मित या उत्पन्न वस्तुओं और सेवाओं की तुलना में पहचान की जा सकती है। 6.1 व्यापार चिन्ह के वर्ग। देन हमारा आता है इसमें फॉर्म्स ऑफ ट्रेडमार्क में पहला है कैटेगरीज ऑफ ट्रेडमार्क। व्यापार चिन्हों को 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है, यानी कि 4 टाइप्स ऑफ व्यापार, यानी कि इसके चिन्ह हैं। पहला है फैंसीफुल और आर्बिट्री ट्रेडमार्क, यानी कि कोई भी उत्पाद या सेवा है उसके ट्रेडमार्क जो वास्तविक शब्द है या बनावटी शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता, जैसे PK5, जिसका उत्पाद या सेवा, सर्विस या शाब्दिक या अन्य प्रकार से किसी में संबंध नहीं होता, उसने बोलते हैं आर्बिट्री या फैंसीफुल वर्ड्स। इन व्यापार चिन्हों को सभी प्रकार का संरक्षण प्रदान किया जाता है। इसलिए इन चिन्हों को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा चिन्ह के स्वामी के उत्पाद या सेवा के लिए दुरुपयोग किए जाने की संभावना कम होती है। इसका मतलब है कि अगर एक कंपनी है, उसने अगर अपना लोगो या कोई भी ट्रेडमार्क जारी किया है तो वो संरक्षण उसे प्राप्त किया जाएगा कि जो उसका साइन है, उस कंपनी का पर्टिकुलर जो ट्रेडमार्क है वो कोई दूसरी कंपनी यूज नहीं करेगी और वो उससे लाभ नहीं ले सकती। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो आईफोन और लैपटॉप जो भी बनाने वाली जो कंपनी है, एप्पल कंपनी, वो भारतीय कंपनी के ट्रेडमार्क एप्पल का या उन कंपनियों के उत्पादों से शाब्दिक या किसी अन्य प्रकार का कोई संबंध नहीं रखती। और ये जो ट्रेडमार्क है ये क्या है? फैंसीफुल, काल्पनिक है, ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन ये क्या है? आर्बिट्री ट्रेडमार्क है। इनको मतलब अब फॉर एग्जांपल आईफोन और लैपटॉप है और एप्पल है। एप्पल एक तरीके से फ्रूट है, लेकिन इसको हम यूज कर रहे हैं एज अ ट्रेडमार्क फॉर द सेलिंग ऑफ आईफोन एंड लैपटॉप। सेकेंड है सजेस्टिव ट्रेडमार्क। ये चिन्ह संबंधित उत्पाद या सेवाओं के गुणों या विशेषताओं की ओर संकेत करते हैं, लेकिन परंतु ये उस उत्पाद या सेवा का पूर्ण रूप से वर्णन नहीं करते, जैसे डिस्क्रिप्टिव मार्क्स के द्वारा इसका जो संकेत है वो दिया जाता है। देन है डिस्क्रिप्टिव ट्रेडमार्क्स में इन चिन्हों के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो संबंधित उत्पाद या सेवा की किसी विशिष्टता या लक्षण, जैसे रंग, सुगंध आदि का वर्णन करता है, जैसे ग्रीन, पंजेंट, हार्ड आदि। इन प्रकार के चिन्ह का जो रजिस्ट्रेशन है उसके लिए हम डिस्टिंक्टिवनेस होना आवश्यक है। यानी कि अगर हम कोई भी ऐसा ट्रेडमार्क यूज कर रहे हैं जो कि किसी कलर या स्मेल को बताता हो, तो उसके लिए हम जो कैरेक्टरिस्टिक उसमें देखेंगे ट्रेडमार्क में वो होगी डिस्टिंक्टिवनेस। अगर उस ट्रेडमार्क में डिस्टिंक्टिवनेस या प्रभेदाकारी गुण नहीं है तो हम उसे डिस्क्रिप्टिव ट्रेडमार्क के अंडर में सुरक्षित या फिर प्रोटेक्शन नहीं देंगे। देन है हमारा जेनेरिक ट्रेडमार्क। इस प्रकार के चिन्हों के लिए उन पदों का प्रयोग किया जाता है जो विशेष रूप से उस वर्ग या प्रजाति का वर्णन करते हैं जिसका संबंधित उत्पाद या सेवा एक सदस्य हो। इन चिन्हों को संरक्षण प्रदान नहीं किया जाता है। किसी भी ऑटोमोबाइल के लिए व्यापार चिन्ह के रूप में कार शब्द का प्रयोग जातीय चिन्ह है। ऐसी अनेक कंपनियां हो सकती हैं जो कार का निर्माण करती है, लेकिन कंपनी की कार दूसरी कंपनियों की कार से बहुत से लक्षणों में भिन्न होगी। यानी कि यहाँ पे हम अगर कार की बात करें तो एक कंपनी है मर्सिडीज और दूसरी कंपनी अगर हम लेते हैं होंडा की, तो इन दोनों में
डिफरेंस है क्योंकि इनकी बनावट में डिफरेंस होता है, इनकी वर्क एफिशिएंसी में डिफरेंस होता है, स्पीड में डिफरेंस होता है, लेकिन जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे क्या है, सेम है। देन ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ट्रेडमार्क लॉ इन इंडिया। ट्रेडमार्क का जो लॉ है हमारे इंडिया में, वो सर्वप्रथम इंडियन मर्चेंडाइज मार्क एक्ट 1889 में पारित हुआ, जिसके अंतर्गत ट्रेडमार्क के संबंधित सीमित प्रक्रियाएं भी सम्मिलित थी। उसके बाद 1940 में इसका एक्ट पारित हुआ, जिसके अंतर्गत जो पंजीकृत ट्रेडमार्क्स हैं उनको संरक्षण देने की व्यवस्था का प्रावधान किया गया। देन 1958 में जो इंडियन मर्चेंडाइज मार्क्स एक्ट 1958 पारित हुआ था, उसने 1889 और 1940 के दोनों एक्ट्स को रद्द कर दिया, यानी कि पहले जो हमारे ये कानून थे ये अब नहीं है। कुछ समय पश्चात देश में उद्योगों तथा व्यापार के विश्वव्यापी रूप में बढ़ने के कारण यह महसूस किया जाने लगा कि जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी उसको प्रोत्साहन दिया जाए और ट्रेडमार्क की प्रबंधन संबंधी प्रणाली को सरल बनाया जाए। पहला ऐसे था कि अगर एक कंपनी अपना ट्रेडमार्क यूज कर रही है तो वो किसी दूसरी फ्रेंचाइजी को ट्रांसफर नहीं कर सकती, लेकिन जैसे जैसे अमेंडमेंट्स होते गए इस एक्ट में, तो ये जो पूरी प्रोसेस है ये इजी हो गई और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को प्रोत्साहन मिला। इसमें नेक्स्ट आपके है एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जो है वो इसकी पार्टी बन गया, और जिसके कारण भारत को अपने ट्रेडमार्क्स लॉ को ट्रिप्स के प्रावधानों के अनुरूप बदलना आवश्यक हो गया। यानी कि इंडिया ने क्या किया, जो इंडिया का ट्रेडमार्क्स लॉ था उसको ट्रिप्स के प्रावधान के अनुसार क्या किया, चेंज किया। और लास्टली ट्रेडमार्क एक्ट जो 1919 को मान लिया गया, जिसको देश में 15 सितंबर 2003 से लागू कर दिया गया, तथा 1958 के एक्ट को रद्द कर दिया गया। ट्रेडमार्क को रजिस्टर कराने के लिए जो नेसेसरी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या क्या हैं। पहला है रजिस्ट्रेशन के लिए प्रस्तुत किए गए मार्क में इस प्रकार के संकेत या लक्षण उपस्थित होने चाहिए जिसके द्वारा उस चिन्ह को अपने नाम पर रजिस्ट्रेशन कराने वाली व्यक्ति के उत्पादों एवं सेवाओं में तथा अन्य व्यक्तियों के उत्पादों एवं सेवाओं के बीच अंतर हो और पहचान की जा सके, जिसे हम डिस्टिंक्ट साइन बोलते हैं। हमने जब कैटेगरी और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की थी ट्रेडमार्क की, तब हमने पढ़ा था कि दो तरीके के साइन होते हैं, डिस्ट्रिक्टिव और डिस्क्रिप्टिव। रजिस्ट्रेशन के लिए प्रस्तुत किए गए चिन्ह को कागज पर ग्राफ और डायग्राम में भी डिपिक्ट किया जा सकता है। इन चिन्ह का उपयोग कर जो है व्यापार में, सर्विसेज में, प्रोडक्ट्स में इनका जो प्रयोग करने के लिए अधिकृत किसी व्यक्ति के बीच संबंध को व्यक्त करने के उद्देश्य से किया जाना चाहिए। जो भी हमारे प्रोडक्ट्स और सेवाएं हैं वो और जो व्यक्ति है उनके बीच के संबंध को जो है ट्रेडमार्क व्यक्त करता है। मिसलीडिंग ना हो, भ्रांतिजनक, यानी कि ऐसा ट्रेडमार्क जो लोगों में भ्रांति ना फैलाए और वो पब्लिक ऑर्डर या सदाचार के मोरालिटी का उल्लंघन ना करता हो, तो ही वो लीगलाइज्ड होगा एज अ ट्रेडमार्क। पहला है अक्षर, संख्याएं या जो समूह है, त्रिविमा वाले जो चिन्ह होते हैं या वस्तुओं की जो शेप होती है, उनका कलर होता है, उनका ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, या जो कोई साइन होता है, कोई भी साधन आदि का उपयोग ट्रेडमार्क का जो रजिस्ट्रेशन है उसके लिए किया जा सकता है। सेकेंड है रजिस्ट्रेशन की जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेजेस होती हैं उनको प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले चिन्ह, यानी कि कोई उत्पाद है उसके ट्रेडमार्क को प्राप्त करने के लिए अगर हम आवेदन करने पर टीएम का प्रयोग कर सकते हैं, किसी सेवा के ट्रेडमार्क को प्राप्त करने के लिए आवेदन करने पर एसएम का प्रयोग भी कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन का उपयोग करने का अधिकार रजिस्ट्रेशन कराने के पश्चात वस्तुओं सेवाओं के जो स्वामी है या उपयोग करता है उसको ऐसे व्यक्तियों को प्राप्त होता है जो उपरोक्त दोनों में से किसी भी एक प्रकार के व्यक्ति द्वारा अधिकृत किए गए हों। रजिस्ट्रेशन के बाद उसके उपयोग करने के जो एक्सक्लूसिव अधिकार है उसको आर शब्द से प्रदर्शित किया जाता है। हम जनरली देखते हैं जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, हम कोई भी कंपनी का प्रोडक्ट्स लेते हैं तो उसमें इन सर्कल्ड में जो आर मेंशन्ड होता है ये बताता है कि वो कंपनी रजिस्टर्ड है।
और वो एक्सक्लूसिव भी है। देन है टाइप्स ऑफ ट्रेडमार्क्स एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन इन इंडिया। ट्रेडमार्क एक्ट जो हमारा 99 है उसके अनुसार दो तरीके के होते हैं। पहला है प्रोडक्ट ट्रेडमार्क जो वस्तुओं से रिलेटेड होता है, सेकंड है सर्विस ट्रेडमार्क जो कि सेवाओं से रिलेटेड होता है। अब है रूल्स फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क कि ट्रेडमार्क को हम संरक्षित या रजिस्ट्रेशन कराने के लिए उसका पंजीकरण कराने के लिए कौन कौन से रूल्स है वो ध्यान में रखने चाहिए। पहला है कि हमें ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि जो लोगोग्राम है या जिस नाम से संबंधित जो ट्रेडमार्क का हम रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं वो किसी प्रेजेंट लोगो से कोई रिलेशन या उससे सिमिलैरिटी ना रखता हो। अगर वो उस जैसा ही दिखेगा जो ऑलरेडी प्रेजेंट है इन पब्लिक तो उसे ट्रेडमार्क की रजिस्ट्री में नहीं सम्मिलित किया जाएगा। सेकंड है ट्रेडमार्क जो प्रार्थना पत्र को ट्रेडमार्क के नियमों के अनुसार जो ट्रेडमार्क रजिस्ट्री ऑफिस होता है उस कार्यालय में हमें प्रस्तुत करना होता है। थर्ड है रजिस्ट्री कार्यालय जो है वो ये देखता है कि जो वस्तुओं और सेवाओं से रिलेटेड जो चिन्ह है वो किसी और वस्तुओं अन्य सेवाओं या वस्तुओं से संबंधित या मेल ना खाता हो। ट्रेडमार्क जर्नल में रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार द्वारा स्वीकार किए जाने के 6 महीने के बाद जो है वो हमारा ट्रेडमार्क है वो प्रकाशित कर दिया जाता है और वो लोगों के संज्ञान में आ जाता है कि एक नई कंपनी है उसका ये पर्टिकुलर ट्रेडमार्क है। अब है मेन क्राइटेरिया फॉर नॉट रजिस्टरिंग ट्रेडमार्क फॉर नॉट बीइंग डिस्ट्रक्टिव। इसका मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि हर ट्रेडमार्क या हर कंपनी जो है वो अगर कोई ट्रेडमार्क सामने ला रही है कोई विजुअल साइन ला रही है तो वो डिस्टिंक्टिव हो। तो ऐसे कौन कौन से मेन क्राइटेरिया हैं वो हम पढ़ते हैं। इसमें है कि यदि कोई चिन्ह है या कोई संकेत है वो जेनरिक है यानी कि वो किसी कैटेगरी को डिफाइन करता है और उसके अंडर में वस्तु आती है या वस्तु या उत्पाद के लिए जो चिन्ह ट्रेडमार्क होने के लिए उपयुक्त नहीं है। जैसे चेयर है, चेयर के लिए फर्नीचर शब्द को हम ट्रेडमार्क के रूप में यूज नहीं कर सकते क्योंकि फर्नीचर एक जेनरिक टर्म है। फर्नीचर ये दर्शाता है कि जो जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे वो सारे क्या होंगे, वुडन बेस्ड होंगे। अब यह कैटेगरी को डिफाइन करता है जिसका चेयर एक क्या है, पार्ट है। अगर जो दूसरे जो सदस्य है यानी कि टेबल है वो भी फर्नीचर का पार्ट हो सकता है। तो इनमें क्या है, चेयर और टेबल में डिस्टिंक्शन नहीं है, भेद नहीं है। अब अगर फ्रूट जो वर्ड है वो भी गुआवा या ऑरेंज के लिए एक जेनरिक टर्म है, उसको हम फ्रूट को एज अ ट्रेडमार्क यूज नहीं कर सकते। देन है रजिस्ट्रेशन फॉर फॉरेनर्स इन इंडिया। तो कन्वेंशन कंट्रीज के आधार पे ये घोषित किया गया कि भारत ने कुछ देशों को ट्रेडमार्क एक्ट में कन्वेंशन कंट्री घोषित किया, यानी कि कन्वेंशन कंट्री का कोई भी व्यक्ति अपने देश में ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करने के कुछ टाइम के बाद भारत में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। और अगर इंडिया में यह ट्रेडमार्क रजिस्टर हो जाता है तो उस भारत में उसी दिनांक से वो रजिस्टर्ड माना जाएगा और जिस दिनांक से उसको एप्लीकेशन जो लेटर है वो उसने उस देश में दिया होगा उस दिन से। अब बात करें एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क। पहला, यदि कोई व्यक्ति चाहे तो समय सीमा के भीतर नियमानुसार नोटिस ऑफ अपोजिशन के द्वारा प्रार्थना पत्र का विरोध कर सकता है। दूसरा, नोटिस ऑफ अपोजिशन का उत्तर एक निश्चित समय सीमा के भीतर एक काउंटर स्टेटमेंट द्वारा दे सकता है। तीसरा, काउंटर स्टेटमेंट के प्राप्त होने के पश्चात विरोधी को सबूतों के साथ उसका काउंटर स्टेटमेंट का आंसर देना होगा। ये जो स्टेप्स हैं ये आपके बता रहे हैं कि अगर हम अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करा रहे हैं और उसके विरोध में कोई कंपनी है या कोई सर्विस है वो अपना अपोजिशन फाइल कर रही है तो उनके कौन कौन से स्टेप्स होंगे। और तो लास्ट स्टेप्स में क्या होता है, उनको उनके विचार जो है वो संज्ञान में लिए जाते हैं और हियरिंग की जो नोटिस की डेट है वो दी जाती है और आफ्टर हियरिंग नियमानुसार फैसला लिया जाता है। ये जो हमारा जो अपोजिशन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क है
ये स्टेप्स आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में आ सकता है। देन है प्रोटेक्शन ऑफ अ ट्रेडमार्क। हम अपने ट्रेडमार्क का विजुअल साइन का कैसे संरक्षण कर सकते हैं। ट्रेडमार्क्स का अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा दुरुपयोग रोकने तथा संरक्षण प्रदान करने के लिए जो पेरिस कन्वेंशन था हमारा, ट्रिप्स एग्रीमेंट तथा उनके तथा अनेक राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाए गए हैं और इनको निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर परखा जाता है। जैसे पहला, संबंधित उद्योग में उसकी पहचान का स्तर यानी कि डिग्री ऑफ रिकॉग्निशन, यानी कि एक ब्रांड को, एक कमर्शियल एक्सपर्टाइज को कितना, उसकी पहचान कितनी है विद इन द कंट्री और अक्रॉस द कंट्री। सेकंड है ट्रेडमार्क के प्रयोग का समय काल, जो कि हमें पता है कि ये अप्लाई करने के आफ्टर 10 इयर्स तक रहता है, उसके बाद हमें वापस इसे रिन्यू करवाना पड़ता है एज पर द गाइडलाइंस मेंशन इन द ट्रेडमार्क एक्ट ऑफ इंडिया और अदर कंट्रीज। देन थर्ड हमारा पॉइंट है ट्रेडमार्क के प्रयोग किए जाने का भौगोलिक क्षेत्र, यानी कि कौन से कंट्री में, कौन से ज्योग्राफिकल एरिया में हमने उसे रजिस्टर करवाया है। कस्टम कंट्रीज, ये संसार में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो कंट्रीज के रूप में मान्य नहीं है, उन्हें यूएन के सदस्य भी वो नहीं हो सकते, लेकिन नियमानुसार वहां पे भी ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन पॉसिबल है, जैसे हांगकांग। ये आपके एक्सेप्शंस में आ सकता है, इसे याद रखिएगा। देन है आपका इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ टीएम। ट्रेडमार्क्स प्रदेश विशेष तक सीमित टेरिटोरियल अधिकार होते हैं, अतः इनका संरक्षण अपने राष्ट्रीय या प्रादेशिक रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया द्वारा ही होता है। ऐसे ट्रेडमार्क्स जो अगर हम उसको अक्रॉस द कंट्री अप्लाई करवाना चाह रहे हैं, तब क्या होगा, जो ट्रेडमार्क्स का रजिस्ट्रेशन है वो प्रत्येक एक देश और प्रत्येक एक प्रदेश या कस्टम टेरिटरी में हो सकता है। कस्टम टेरिटरी को एक देश के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र जो कि यूनाइटेड स्टेट है, जिसका भी वो पार्ट नहीं हो सकता। जैसे हांगकांग है जो कि एक कस्टम टेरिटरी है, ये एज अ एग्जाम्पल आप याद रखिए। उसमें अपना ट्रेडमार्क का जो रजिस्ट्रेशन सिस्टम है वो खुद का अलग सिस्टम है। यहाँ पे हांगकांग में अगर किसी ट्रेडमार्क को संरक्षण प्रदान करने के लिए वहीं की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को अपनाना पड़ेगा, ना कि दूसरे देशों की प्रक्रिया। अलग अलग देशों या प्रदेशों में ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है उसमें डिफरेंस पाया गया। वाइपो ने ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय प्रक्रियाओं को उपभोक्ता हितैषी यानी कि यूजर फ्रेंडली बनाने के एम से कई प्रयत्न किए हैं। इसी प्रक्रिया के अधीन 1994 में एक ट्रीटी बनी थी, ट्रेडमार्क लॉ ट्रीटी, उसको अपनाया गया और इसमें इस बात का मुख्य रूप से उल्लेखन किया गया कि इसका जो एक सदस्य राज्य या देश के नागरिक को किसी दूसरे सदस्य देश या राज्य में अपने ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए क्या प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी, उसकी सूचनाएं देनी होंगी। यानी कि एक पर्टिकुलर कंट्री या स्टेट को ये डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि उसके क्षेत्र में जो ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन है वो किन किन स्टेप्स में और कैसे होता है। यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि जो यूएस ट्रेडमार्क एक्ट है उसको हम लैंडमार्क एक्ट भी बोलते हैं, और ये एक ऐसा फेडरल रजिस्ट्रेशन एक्ट है जिसके अधीन जो इंटर स्टेट है उनका उपयोग किया जाता है। देन है पर्सन्स और ऑर्गेनाइजेशन अवेलिंग प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेडमार्क्स। ऐसे व्यक्तियों का समूह या संगठन जो कि उस ट्रेडमार्क से लाभ प्राप्त करने वाले हैं। पहला है पंजीकृत स्वामी। अन्य व्यक्ति पंजीकृत स्वामी के ट्रेडमार्क का दुरुपयोग नहीं कर सकते, यानी कि ऐसा ओनर जिसने वो ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाया है वो होगा पंजीकृत स्वामी। नेक्स्ट होगा उपभोक्ता। उपभोक्ता को नकली और निम्न स्तर के सामान से संरक्षण प्राप्त होता है, यानी कि हम इन द टाइम ऑफ
industrialization, commercialization, we can't exploit general public to buy cheap and low standard सर्विस और गुड्स। नेक्स्ट है प्रशासन, सरकार को रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के द्वारा आय प्राप्त होती है। फोर्थ है कानूनी व्यवसायिक, कानूनी सलाह देने वाले जो व्यक्ति हैं उनको इस प्रक्रिया से आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। तो ये चार आपके ऐसे पर्सन्स और ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ट्रेडमार्क से प्रॉफिट ले सकते हैं। ट्रेडमार्क की उपयोगिता, यूटिलिटी ऑफ ट्रेडमार्क, ये आपके बता रहा है कि हम ट्रेडमार्क का उपयोग जो कर रहे हैं उसमें उसकी क्या उपयोगिता है, यानी कि ऐसा क्या यूज है उसका कि जो हम ट्रेडमार्क, हम अगर एक कमर्शियल एक्सपर्टीज चलाना चाह रहे हैं तो हम क्यों यूज कर रहे हैं ट्रेडमार्क। तो संसार में प्रत्येक वर्ष जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के विभिन्न रूप के संरक्षण में दिए जाने वाले आवेदनों में जो ट्रेडमार्क के रूप में दिए जाने वाले आवेदनों की संख्या है वो सबसे ज्यादा होती है, और ये बताता है कि ट्रेडमार्क की उपयोगिता कितनी अधिक है। ये आपका ट्रेडमार्क चैप्टर था। उसके बाद हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल डिजाइन, जो कि फार और लेस इससे रिलेटेड है, मेल खाता है।